हेलो बैकबेंचर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्कूल ऑफ बैकबेंचर्स एजुकेशन बियॉन्ड द फ्रंट रो। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझना। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्यूल हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन जो होती है एफिशिएंसी के अंदर इंप्रूवमेंट लाती है। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर वर्कर को कोई काम देते हो तो किसके हिसाब से दोगे? उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से दोगे। जैसे कि एक कार फैक्ट्री के अंदर अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि कुछ असेंबलिंग का काम होता है, कुछ पेंटिंग का काम भी होता है, क्वालिटी चेक करने का काम भी होता है। तो आप एक ही पर्सन को अगर ये सारे काम दोगे तो ऑब्वियसली वो इतना परफेक्ट तो होगा नहीं कि सारी क्वालिटीज उसके अंदर है सब चीजों को करने की। तो आप क्या करोगे, अपने वर्क को डिवाइड कर दोगे एक्सपर्टीज के हिसाब से। आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर को बोलोगे असेंबली का काम करने के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बोलोगे पेंटिंग का काम करने के लिए, और किसी पर्टिकुलर टीम को बोलोगे क्वालिटी चेक करने का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने स्पेशलाइजेशन का यूज किया, आपने एक्सपर्टीज के बेस पर पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर काम दिया। इससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल कहता है अगर आप किसी बंदे को पावर दे रहे हो तो उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देनी चाहिए। ठीक है, दोनों साथ साथ ही जाएगी। अगर कोई टीम लीडर है और उसके पास ये पावर है कि वो अपनी टीम को वर्क असाइन कर सकता है अपने हिसाब से, तो उसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये भी इंश्योर करे कि काम टाइम पर कंप्लीट हो और क्वालिटी के हिसाब से कंप्लीट हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है कि आप अपने ऑपरेशन को स्मूथली करने के लिए ये इंश्योर करो कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो जैसे कि एम्प्लॉइज जो है बैंक के अंदर वो स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स को फॉलो करते हैं और ड्रेस कोड भी फॉलो करते हैं, ताकि जो भी पब्लिक अगर वहां पर आती है सर्विस लेने के लिए, एक तो उनको दिक्कत ना हो ये समझने के लिए कि कौन काम कर रहा है और कौन सर्विस लेने आया है। और दूसरी चीज, अगर स्ट्रिक्ट टाइमिंग अगर वो फॉलो करेंगे, क्योंकि पब्लिक को पता है कि बैंक जो है इस टाइम से इस टाइम पे ही खुला होता है, तो वो उसी टाइम पे तो सर्विस लेने जाएंगे, तो उस चीज को वो फॉलो करें। तो डिसिप्लिन फॉलो करना सिखाता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या कहता है कि वन एम्प्लॉय शुड हैव वन बॉस। एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए भाई। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट बॉसेस से वो ऑर्डर लेगा तो वो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कि मैं किसका काम पहले करूं और किसका ना करूं। ठीक है, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन सेल मैनेजर, नॉट फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट हेड्स। अगर ऐसा होगा, हर डिपार्टमेंट के हेड उसको इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका ऑर्डर मानना है किसका नहीं करना। तो क्या करेगा, अपने काम में गड़बड़ कर देगा, एरर्स क्रिएट होंगी, तो आपका काम तो एफिशिएंटली तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ना ही इफेक्टिवनेस आ पाएगी, क्योंकि टाइम पे भी नहीं हो पाएगा। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितना इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड का, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इवन इन दोनों के बीच में एग्जाम में डिफरेंस भी आता है। पहले हम 14 प्रिंसिपल अपने कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उन डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन लीडर वन प्लान फॉर अ टीम विद अ कॉमन गोल। तो एक टीम है, उसका कोई कॉमन गोल है, पूरी टीम को अचीव करना है। तो पहली बात तो एक ही लीडर होना चाहिए। एक से ज्यादा लीडर होंगे, कंफ्यूजन होगी अगेन इंस्ट्रक्शंस के अंदर, टीम कंफ्यूज हो जाएगी किसको फॉलो करना है किसको नहीं फॉलो करना है। अब लीडर तो एक ही है, अब लीडर का प्लान भी एक होना चाहिए गोल को अचीव करने के लिए। वो अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लान बनाएगा, अगेन टीम कंफ्यूज होगी और इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, लॉन्च करती है मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट, तो कोई मार्केटिंग प्लान होगा उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फैलाने के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो एक ही मैनेजर होना चाहिए इस चीज पे काम करने के लिए, और फिर उसका मार्केटिंग प्लान भी एक ही होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग प्लान पे काम करेगा, टीम कंफ्यूज हो जाएगी और ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो डायरेक्शन कहता है एक ही लीडर होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, एक कॉमन गोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कहता है कि भाई सबसे पहले कंपनी का इंटरेस्ट आना चाहिए, फिर आपको कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, एक मैनेजर जो है पोस्टपोन कर देता है अपनी पर्सनल ट्रिप को जब उसको पता चलता है कि भाई कोई बिजनेस इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो उसको अटेंड करनी है, तो अपने पर्सनल ट्रिप को वो पोस्टपोन करता है। पहले किस चीज को प्रेफरेंस देता है, वो बिजनेस मीटिंग को, जो कि इंपॉर्टेंट थी और सिर्फ वही अटेंड कर सकता था। नेक्स्ट है हमारा फेयर रेम्यूनरेशन। तो पे शुड बी फेयर एंड मोटिवेटिंग। आपके जो एम्प्लॉय है इतना एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए लगा रहे हैं, आपके लिए लगा रहे हैं ना, तो उनका पे जो मिलना चाहिए उनको, रेम्यूनरेशन जो उनको मिल रहा है, बोनस सैलरी इंसेंटिव जो भी मिल रहा है, वो इतना होना चाहिए कि वो मोटिवेट रहे काम करने के लिए। और साथ साथ जैसे कि कोई एग्जांपल हम लेते हैं, एक कंपनी जो है ऑफर करती है बोनसेस उन एम्प्लॉयज के लिए जो अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं। इससे उनको तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मोटिवेट होंगे ही होंगे। साथ में जो टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाए हैं उनको भी ये रहेगा कि भाई नेक्स्ट टाइम जब हम अपना टारगेट पूरा करेंगे तो हमें भी बोनस मिलेगा, तो वो भी मोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या मीनिंग होता है इसका,
कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप सारी पावर अपने हाथ में रखते हो, और डिसेंट्रलाइजेशन जब आप पावर को बांट देते हो, लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हो। तो एक बेटर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उसके बीच में बैलेंस करने के लिए आप बहुत जरूरी है कि दोनों में से आप क्या चूज करते हो। तो एक स्मॉल शॉप है, तो एक ऑनर जो है, ऑब्वियसली स्मॉल शॉप का ऑनर, वो सारे डिसीजन खुद ही लेगा। उसके पास पहली बात तो इतने इंप्लॉय होंगे नहीं, और होंगे भी तो एक दो होंगे जो उसकी शॉप पे काम कर रहे होंगे। अगर उनको फैसले लेने को बोल देगा तो दिक्कत है ना, क्योंकि ऑनर वो है, उसको लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा, फैसले लेने में देरी भी होगी अगर 2-3 लोग मिलकर लेंगे तो इसलिए अगर शॉप छोटी है, बिजनेस छोटा है, ऑनर खुद से सारे डिसीजन ले सकता है, तो वहां पे वो कैसा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। वहीं एक बात करते हैं एक लार्ज कॉर्पोरेशन की, लार्ज कंपनी की, तो अलग अलग लेवल पर मैनेजर्स होंगे। वो भाग भाग कर थोड़ी ना बार बार ऑनर के पास जाएंगे कि भाई इस सिचुएशन में क्या करूं, इस सिचुएशन में क्या करूं। उनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो अथॉरिटी भी दी जाएगी, पावर लेने की डिसीजन लेने की पावर भी दी जाएगी। तो ऐसे में कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कब आपको स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज रखना है और कब डिसेंट्रलाइज करना है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। ये क्या कहता है कि एक हायरार्की जो है वो फॉलो होनी चाहिए, पहले से ही वो हायरार्की बनी हुई होनी चाहिए और उसी को फॉलो किया जाए, इसको इंश्योर करना चाहिए। जैसे कि एक जूनियर एम्प्लॉय जो है अपने सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करने वाला है, और एक जो सीनियर मैनेजर होगा वो उसके ऊपर डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। ये नहीं होना चाहिए कि जूनियर एम्प्लॉय जो है डायरेक्ट जाकर डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है। एक हायरार्की होनी चाहिए और उसी को फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा कहता है स्केलर चेन। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है, राइट पर्सन इन द राइट जॉब, राइट मटेरियल इन द राइट प्लेस। यानी कि बार बार हॉश पॉश ना हो, इसके लिए एक राइट पर्सन को आपको राइट काम देना है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसका राइट रोल देना है, और जो राइट मटेरियल जहां होना चाहिए उसको राइट जगह प्लेस करना चाहिए। अगर आप बार बार शफल करते रहोगे सामान को भी इधर से उधर इधर से उधर, तो आपका जो काम होगा वो इफेक्टिव भी नहीं होगा और एफिशिएंट भी नहीं होगा। जैसे कि एक वेयर हाउस जो है कीप्स गुड्स प्रॉपर्ली लेबल्ड, वो ठीक तरह से लेबल रखेगा तो जिसको जो चाहिए वो यूज हो सकता है और आसानी से उसका एक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। इक्विटी कहता है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि सब एम्प्लॉइज को जो सेम पोजीशन पर है, सेम काम कर रहे हैं, सेम तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं तो सबको बराबर मिलना चाहिए, जो उनका रेम्यूनरेशन है वो बराबर होना चाहिए। अगर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है क्योंकि उन्होंने सेम काम किया है, तो उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल मिलनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, कोई कोई कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो जेंडर के बेस पर अपने उनको एम्प्लॉइज को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज देती है। तो जेंडर के बेस पे या किसी भी तरीके के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं होना चाहिए। जो इक्वल काम कर रहे हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर चीज के अंदर। तो इक्विटी मेंटेन करना कहता है ये वाला प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जॉब सिक्योरिटी, इंप्रूव परफॉर्मेंसेज। तो एक कंपनी जो होती है जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देती है अपने एम्प्लॉयज को, वो जॉब को लेकर सिक्योर रहते हैं हमेशा। उनका ध्यान नहीं जाएगा कि हमारी जॉब जा सकती है नहीं जा सकती है, उनको पता है उनकी जॉब रहेगी, तो वो अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे। ठीक है। जबकि अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसको पता है कि हाँ भाई मेरा बॉस तो ऐसा है कि अगर मेरे से हल्की सी गलती हो गई तो क्या करेगा, वो मेरे को निकाल देगा या थ्रेट करता होगा उसको बार बार, तो वो ठीक तरीके से अपने काम पे कभी फोकस ही नहीं कर पाएगा, जॉब को लेकर सिक्योर ही नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान हमेशा अपनी जॉब सिक्योरिटी पे रहेगा रेदर देन वर्क। तो वो कभी ठीक से यानी कि एफिशिएंटली या इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव क्या कहता है, एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज टू टेक दिस एक्शन। तो आप अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करिए कि वो भी एक्शन ले, कुछ इनिशिएट करे, आइडियाज दे, कंट्रीब्यूशन दे, और आप उसको रिकॉग्नाइज भी करो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि वर्कर जो है कोई न्यू वे बताता है कि कैसे वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, और मैनेजमेंट उसका जब आइडिया सुनती है तो उस सजेशन को इम्प्लीमेंट भी करती है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी और वो अपने आप को हिस्सा मानेगा ऑर्गेनाइजेशन का और बेटर काम करेगा। ठीक है। हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है स्पिरिट दी कॉप्स। ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या करता है, ये प्रमोट करता है टीम वर्क और यूनिटी को। तो मैनेजमेंट जो है हमारी वो ऐसी होनी चाहिए जो स्पिरिट, जो टीम स्पिरिट है उसको बढ़ाए, यूनिटी को प्रमोट करे, हार्मोनी को प्रमोट करे, और एम्प्लॉयज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस को इनकरेज करे। ठीक है। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे एम्प्लॉयज के बीच में, वो कॉमन गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो पूरी मैनेजमेंट जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए कंपनी को टाइम टाइम पर ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे क्या हो, एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट बढ़ावा मिले, टीम स्पिरिट को। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए एक कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, ताकि एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो बूस्ट हो सके, उनके बीच में यूनिटी क्रिएट हो सके। ठीक है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर, जो फ्यूल के दो हमारे प्रिंसिपल थे, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इनके बीच में डिफरेंस कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो वही हम डिस्कस करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मीनिंग है वन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। जैसे कि हमने प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था कि एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए मुझे इसी को ही रिपोर्ट करना है, मैं इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर उसके मल्टीपल बॉसेस होंगे तो उसको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, वो कंफ्यूज रहेगा, अपने काम को कभी भी ठीक से नहीं कर पाएगा। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहती है एक ही लीडर होना चाहिए एक टीम का, और एक ही गोल पे उनको काम करना चाहिए एक टाइम पर, और प्लान भी एक ही होना चाहिए। मल्टीपल गोल्स होंगे नहीं काम कर पाएंगे, मल्टीपल लीडर होंगे तो भी काम नहीं कर पाएंगे, और एक ही काम को करने के लिए मल्टीपल प्लान होंगे तो भी नहीं ढंग से काम कर पाएंगे। एम क्या करता है, ताकि मल्टीपल बॉसेस से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो मल्टीपल बॉसेस होने के कारण। और ये क्या इंश्योर करता है कि जो हमारी इनकी एक्टिविटीज है सेम गोल को अचीव करने के लिए, उनके बीच में स्मूथ कोऑर्डिनेशन इंश्योर हो सके। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगी, इससे सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफेक्ट होगा, क्योंकि वो मल्टीपल बॉसेस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा। जबकि अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जाएगा तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उससे अफेक्ट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। सो गाइस, हमने जो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स किए हैं उसके बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आप इनको पढ़िए, समझिए और कमेंट में आंसर लिखिए जिनका लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।